दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक जंगल लॉर का हिंदी ट्रांसलेशन, जीती जागती कहानी जंगल की। ये ट्रांसलेशन किया है संजीव दत्त जी ने और ये बुक पब्लिश की है नटराज पब्लिशर्स, देहरादून ने। अगली कहानी सुनते हैं। जब मैं 10 बरस का था तो मुझे नैनीताल वॉलंटियर राइफल्स की स्कूल कैडेट कंपनी में भर्ती होने लायक मान लिया गया था। वॉलंटियर बनने का उन दिनों बड़ा चलन था और इसे बड़ी संजीदगी से भी लिया जाता था। उन दिनों ठीक ठाक तंदुरुस्ती वाले नौजवान और लड़के वॉलंटियर बनकर बड़ा फक्र महसूस करते थे और बतौर वॉलंटियर उन्हें मज़ा भी बहुत आता था। हमारी बटालियन में 4 कैडेट कंपनियां और एक बालिग लोगों की कंपनी थी। हमारी बटालियन में कुल मिलाकर 500 लोग थे। उन दिनों नैनीताल की आबादी 6000 थी और इस तरह से शहर में हर 12 लोगों में से एक वॉलंटियर था। 70 लड़कों वाले हमारे स्कूल के प्रिंसिपल कैडेट कंपनी के भी कप्तान थे। हमारी कैडेट कंपनी में 50 लड़के थे। दोहरी जिम्मेदारी निभाने वाले हमारे प्रिंसिपल पहले फौज में थे और अब उनके दिल में एक ही लगन की अगन सुलगती रहती थी कि उनकी कैडेट कंपनी पूरी बटालियन में बेहतरीन कंपनी होनी चाहिए। उनकी इस लगन के चक्कर में हम सब कैडेटों को बड़ी तकलीफें सहन करनी पड़ती थी। हफ्ते में 2 बार तो स्कूल में खेल के मैदान पर ही परेड होती थी और हफ्ते में 1 बार हमें बाकी 4 कंपनियों के साथ नैनीताल झील के ऊपरी सिरे पर बने हुए मैदान में अपने जौहर दिखाने होते थे। हमारे कप्तान की निगाह बड़ी बारीक थी। परेड ग्राउंड पर की गई ना तो कोई गलती उनकी नज़र से बचती थी और ना ही किसी गलती को वो नज़रअंदाज करते थे। शाम को स्कूल के बाद हर गलती की सजा दी जाती थी। सजा पाने वाले लड़के से ठीक 4 फुट की दूरी पर अपनी पोजीशन लेने के बाद कप्तान साहब अपनी 4 फुट लंबी छड़ी का पराक्रम दिखाते थे। उनका निशाना इतना सटीक होता था कि लोगों ने उनका नाम निशाना फोड़ू रख दिया था। मुझे ये तो नहीं पता कि वो खुद से कोई शर्त लगाते थे या नहीं, लेकिन हम लड़के उनके निशाने को लेकर आपस में जरूर शर्त लगाया करते थे। अपने कांटों, लट्टुओं, पेंसिल तराश चाकुओं और यहाँ तक कि नाश्ते के बिस्किट भी कई बार दांव पर लग जाते थे। शर्त इस बात की होती थी कि 10 में से 9 बार कैप्टन की छड़ी ठीक वहीं पर पड़ेगी जहां पर पिछले दिन या पिछले हफ्ते की पिटाई की टीस अभी बाकी हो। शर्त लगाने वाले आमतौर पर नए नए भर्ती हुए लड़के ही होते थे। हमेशा ही हार जाते थे। दूसरी कंपनियों के लड़के भी हमारी कंपनी की पूरी बटालियन में बेहतरीन होने के सवाल पर हमेशा गर्मा गर्मी करते थे, लेकिन इस बात पर उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया कि हमारी कंपनी में सबकी वर्दी, रख रखाव का ढंग पूरी बटालियन में सबसे बढ़िया था। यह दावा गलत नहीं था, क्योंकि परेड के मैदान पर पहुंचकर बाकी कंपनियों के साथ परेड करने के पहले हमारा मुआयना बड़ी बारीकी से होता था और नाखूनों के नीचे जमी मैल का छोटा सा निशान, वर्दी पर पड़ा हुआ धूल का कण भी पकड़ लिया जाता था। हमारी वर्दियों का भी क्या कहना था। ये वर्दियां बड़े लड़कों को छोटी हो जाने पर हमें विरासत में मिलती थी। मोटे नीले कपड़े से बनी इन वर्दियों की ये गारंटी थी कि सख्त इस्तेमाल के बावजूद वो चलेंगी तो कई पीढ़ियों तक। शरीर के नाजुक हिस्सों को छील कर रख देंगी। साथ ही ये भी गारंटी थी कि धूल का छोटे से छोटा कण इन नीली वर्दियों पर एकदम उभर कर दिखेगा। इस वर्दी में जितनी गर्मी और तकलीफ थी, वो साथ में पहने जाने वाले हेलमेट के आगे फीकी पड़ जाती थी। किसी बहुत सख्त चीज से बने इस हेलमेट को हेलमेट कहना गलत होगा। ये तो मौत का सामान था। इस हेलमेट के बीचों बीच 4 इंच ऊंचा भाले नुमा एक कीला लगा होता था। इस कील का दूसरा चूड़ीदार हिस्सा भीतर की तरफ करीब 1 इंच या थोड़ा बाहर को निकला होता था। यह हिस्सा सिर में सुराख ना बना दे, इसलिए हेलमेट के भीतरी तरफ हम कागज ठूंस लेते थे। इस तरह हेलमेट हमारे सिर को शिकंजे की तरह जकड़ लेता था। लेकिन हमारी मुसीबतों का अंत यहीं पर नहीं होता था।
शिकंजे जैसे हेलमेट को पहनने के बाद चमड़े में पिराई हुई लोहे की एक मोटी चेन से ठुड्डी को बांध दिया जाता था। 3 घंटे तक कड़ी धूप में सख्त परेड के बाद शायद ही कोई लड़का ऐसा हो जिसका सर दर्द के मारे फटा ना जा रहा हो। इस सिरदर्द की वजह से पिछली रात रटे गए सबक को दोहराना बहुत मुश्किल हो जाता था और इसका नतीजा सिर्फ यही होता था कि परेड वाले दिन बाकी दिनों के मुकाबले 4 फुट लंबी छड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा खुलकर होता था। ऐसे ही परेड वाले एक दिन हमारी बटालियन के मुआयने के लिए एक बड़ा फौजी अफसर आया। 1 घंटे तक बंदूक के साथ परेड और मार्चिंग के बाद बटालियन को सूखाताल राइफल रेंज पर ले जाया गया। यहाँ पहुंचकर कैडेट कंपनियों के लड़कों को पहाड़ी की तरफ बिठा दिया गया और बालिग वॉलेंटियरों ने बाहर से आए फौजी अफसर को अपनी 450 मार्टिनी राइफलों के करिश्मे दिखाए। हमारी बटालियन को इस बात का बड़ा फक्र था कि हिंदुस्तान के चुनिंदा निशानेबाजों में से कुछ हमारी बटालियन में थे और ये फक्र बटालियन के हर मेंबर के चेहरे पर साफ दिखाई देता था। सीमेंट के एक चबूतरे पर खड़ा टारगेट टीन की मोटी चादर से बना था और जानकार लोग सिर्फ टारगेट पर गोली की आवाज़ सुनकर बता सकते थे कि गोली टीन की चादर के बीचों बीच लगी है या फिर लगी है किनारे। हर कैडेट कंपनी का एक हीरो बालिग कंपनी में था और उस समय किसी भी हीरो के खिलाफ कसा गया फिक्रा उसके मुरीदों और दूसरों के बीच खून खराबे वाले झगड़े करा सकता था। लेकिन वर्दी में झगड़े को बहुत खराब माना जाता था। कामयाब निशानेबाजों के नतीजे बताने के बाद हमें उठ खड़े होने और मार्च करते हुए 500 गज से 200 गज की रेंज तक आने का हुक्म हुआ। यहाँ हर कंपनी से एक एक सीनियर कैडेट को चुना गया और जूनियर लड़कों को कहा गया कि हम अपनी बंदूकों की ढेरियां बनाकर रख दें और फायरिंग पॉइंट के पीछे जाके बैठ जाएं। स्कूलों के बीच होने वाला खेलों का कोई भी मुकाबला, खास तौर से राइफल रेंज पर होने वाला मुकाबला, सबके लिए बेहद दिलचस्प होता था और उस सुबह चलने वाली हर गोली ऐसी होती थी जिस पर हर कोई पूरा ध्यान देता था और दोस्त हो या दुश्मन एक जैसे धुआंधार तरीके से निशानेबाज के बारे में अपनी राय पेश करते थे। मुकाबला बहुत कांटे का हुआ क्योंकि हर कंपनी के बेहतरीन निशानेबाज खुद कंपनी कमांडरों ने चुने थे। जब हमें यह बताया गया कि हमारी कंपनी दूसरे नंबर पे आई है तो हम लोग खुशी से नाचने लगे। हमें इस बात की खुशी थी कि हम सिर्फ 1 नंबर की वजह से ही दूसरी पोजीशन पे हैं और हम उस स्कूल से जिसमें हमसे 3 गुना ज़्यादा कैडेट थे सिर्फ 1 नंबर से हारे थे। अभी हम लोग जीतने वालों की कामयाबियों पर अपनी राय जाहिर कर रहे थे कि इसी बीच सार्जेंट मेजर वहां मौजूद फायरिंग पॉइंट के नज़दीक खड़े उस्तादों और अफसरों के झुंड से अलग जाते हुए नजर आए और अपनी भारी भरकम आवाज में उन्होंने पुकारा, कॉर्बेट, कैडेट कॉर्बेट। सार्जेंट मेजर की आवाज ऐसी थी कि जो कि मील भर दूर तक साफ सुनाई देती थी। इस आवाज में अपना नाम सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या कर डाला जिसकी सजा मुझे मिलने वाली है। हाँ, ये सच है कि वो आखिरी निशाना जिसकी वजह से दूसरी टीम हमसे जीत गई थी, वो निशाना धोखे से लगा था। ऐसा मैंने कहा जरूर था और किसी ने इस बात पर मुझसे 2-2 हाथ करने की दावत भी दी थी, लेकिन मेरी लड़ाई किसी से नहीं हुई थी क्योंकि मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वो चुनौती मुझे किसने दी है। और वहां पर सार्जेंट मेजर की आवाज गूंज रही थी, कॉर्बेट, कैडेट कॉर्बेट। मेरे चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, जाओ वो तुम्हें बुला रहा है, जल्दी भागो नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। आखिरकार बड़ी कमजोर सी आवाज में मैंने जवाब दिया, यस सर। सार्जेंट मेजर ने एक ही सांस में मुझसे कई सवाल पूछ डाले। अब तक तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हारी बंदूक कहाँ है? जाओ जल्दी उठा कर लाओ। इन सब बातों से मैं इतना चकरा गया था कि कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही खड़ा रहा। तभी पीछे से मुझे किसी ने दोस्ताना धक्का दिया और कहा, जाते क्यों नहीं हो बेवकूफ़। ये सुनकर मैं अपनी बंदूक लेने चल पड़ा। अब हम यहाँ से 200 गज की रेंज पर आए थे तो मुकाबले में शामिल ना हो रहे लड़कों को बंदूकों की ढेरियां बनाने में जुटा दिया गया था और मेरी बंदूक को बाकी बंदूकों को टिकाने के लिए सहारे के तौर पर इस्तेमाल कर लिया गया था। अब जैसे ही मैंने अपनी बंदूक खींची, बंदूकों की पूरी ढेरी गिर पड़ी। मैं छितराई हुई बंदूकों को जमाने लगा तो सार्जेंट मेजर जोर से चिल्लाया, जिन बंदूकों को तुमने अपनी नालायकी से गिराया है उन्हें वहीं छोड़ दो।
और अपनी बंदूक को लेकर यहाँ आ जाओ। अगला हुक्म मुझे मिला, कंधे शस्त्र, दाएं मुड़, तेज चल। कसाई के हाथों कटने जा रहे बकरे को भी शायद उतना डर नहीं लगता होगा जितना अभी मैं फायरिंग पॉइंट की तरफ ले जाए जाते वक्त महसूस कर रहा था। हम जैसे ही चलना शुरू हुए, सार्जेंट मेजर ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरा नाम मिट्टी में मिलाने जैसी नामाकूल हरकत मत करना, वरना। फायरिंग पॉइंट पर बाहर से आए हुए फौजी अफसर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पूरी बटालियन में सबसे छोटा लड़का हूं। मैंने कहा हाँ। तो अफसर ने कहा कि तुम मुझे कुछ गोलियां चलाकर बताओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसा निशाना लगाते हो। उस अफसर ने बात जिस नरमी भरे ढंग से कही और जो मुस्कान ये कहते वक्त उसके चेहरे पर थी, उससे मुझे महसूस हुआ कि वहां खड़े तमाम अफसरों और उस्तादों में वही अकेला ऐसा इंसान था जो ये समझ पा रहा था कि इतने बड़े बड़े लोगों के सामने अचानक हाजिर होने का हुक्म पाकर मेरे जैसा छोटा सा लड़का कितना अकेलापन और कितना नर्वस महसूस कर रहा होगा। कैडेटों को दी गई 450 मार्टिनी राइफल का जो धक्का होता है बाकी सब बंदूकों से ज़्यादा तेज होता है। अभी पिछले दिनों मैंने बंदूक चलाने का जो कोर्स किया था उसकी वजह से मेरा बायां कंधा वैसे ही दर्द कर रहा था, बहुत बुरे हाल में था। अभी उम्र कम होने की वजह से मेरे कंधों पर मांस भी ठीक से नहीं चढ़ा था, इसलिए बंदूक का झटका बहुत तकलीफ देता था। अब इस हालत में मुझे और गोलियां चलानी है, ये सोच सोच कर मैं और ज़्यादा नर्वस हो रहा था। बहरहाल अब तो जो होना था सो होना था, और बटालियन में सबसे कम उम्र होने का लड़के होने का जो नुकसान था वो मुझे सहन करना था। सार्जेंट मेजर की कमान पर मैं लेट गया और अपने लिए रखे 5 कारतूसों में से एक मैंने उठा लिया। कारतूस बंदूक में भरने के बाद मैंने बहुत धीरे धीरे बंदूक उठाकर कंधे से लगाई और जितना अच्छा निशाना मैं ले सकता था लेकर मैंने ट्रिगर दबा दिया। मेरे कानों को जिस खूबसूरत आवाज़ का इंतजार बेकरारी से था, टीन के टारगेट में गोली लगने की वो खूबसूरत आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दी, बल्कि गोली मिट्टी में धंसने की बेकार सी आवाज़ मुझे सुनाई दी। और इसके साथ ही एक शांत स्वर सुनाई दिया, ठीक है सार्जेंट मेजर, अब मुझे संभालने दो। ये कहकर एक बड़ा फौजी अफसर अपनी बेदाग वर्दी में नज़दीक आया, मेरी बगल में तेल के धब्बों से सनी हुई गंदी तिरपाल के टुकड़े पर लेट गया। उसने मुझसे कहा, जरा मुझे अपनी बंदूक तो दिखाओ। उसके कहने पर मैंने अपनी बंदूक उसे सौंप दी। उसने अपने सधे हुए हाथ से बहुत ध्यान से बंदूक की बैक साइड को 200 गज के हिसाब से जमा दिया। एक ऐसी बारीकी थी जिस पर ध्यान देना मैं भूल गया था। उसने बंदूक मुझे वापस लौटाई और कहा, तुम आराम से अपना वक्त लो। और उसके बाद मेरी बंदूक से निकली चारों गोलियों में से हर एक का जवाब टीन की झंकार से मिला। मेरा कंधा थपथपाने के बाद यह अफसर उठा और मुझसे पूछा कि मैंने क्या स्कोर बनाया। मैंने बताया कि मुझे 20 में से 10 नंबर मिले हैं क्योंकि मेरी पहली गोली टारगेट पर नहीं लगी थी। अफसर ने कहा, बहुत बढ़िया, शानदार, वाकई बहुत बढ़िया शूटिंग थी। ये कहकर अफसर मुड़ा और वहां खड़े उस्तादों और अफसरों से बात करने लगा। मैं तो जैसे हवा पर डोलते हुए अपने साथियों के पास जा पहुंचा, लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चली। मेरे साथियों ने मुझे 7वें आसमान से घसीटकर ज़मीन पर ला पटका। मेरे चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, क्या सड़ा हुआ निशाना था, कंपनी का नाम मिट्टी में मिला दिया। इससे अच्छा निशाना तो मैं आंखें बंद करके लगा सकता था। अरे किसी ने देखा था, पहली गोली तो 100 गज फायरिंग वाले पॉइंट पर लगी थी। लेकिन लड़के तो लड़के ही होते हैं और ऐसे ही होते हैं, उनके मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं, जबकि उनके इरादे में कोई बदमाशी नहीं होती, कोई बेरहमी नहीं होती। उस दिन सूखाताल की राइफल रेंज पर एकदम अकेला और नर्वस महसूस कर रहा था। उस दिन बाहर से आए जिस बड़े अफसर ने मेरा दिल जीत लिया था वो आगे चलकर देश का हीरो बना और फील्ड मार्शल अल रॉबर्ट्स के तौर पर रिटायर हुआ। जब भी कभी मुझे निशाना साध कर गोली चलाने में या कोई फैसला करने में कोई उतावलापन हुआ है, तब मुझे उस शांत आवाज़ का ध्यान आता है जो मुझसे कहती है, तुम आराम से अपना वक्त लो। ये आवाज़ मेरा हाथ थाम लेती है और उस शानदार सैनिक का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहा हूँ इस सलाह के लिए। बरसों तक नैनीताल वॉलंटियर्स को बहुत सख्ती से अपने कड़क अंदाज में चलाने वाले सार्जेंट मेजर का कद छोटा, शरीर मोटा और गर्दन सांड जैसी थी, लेकिन उसका दिल सोने का था।
मैदान पर उस बरस की आखिरी परेड के बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक राइफल लेना चाहूँगा। अचरज और खुशी ने मुझे गूंगा बना दिया। बहरहाल जवाब की उसे दरकार थी भी नहीं, इसलिए आगे उसने कहा, छुट्टियों में जाने के पहले तुम आना और मुझसे मिल लेना। मैं तुम्हें एक सर्विस राइफल दूंगा और जितनी भी गोलियां तुम्हें चाहिए तुम ले लेना, बशर्ते तुम राइफल को अच्छे ढंग से रखो और गोलियों के खोल मुझे वापस करो। लिहाजा उस बरस सर्दी के मौसम में जब मैं काला डूंगी आया तो मेरे हाथों में राइफल थी और गोलियों की फिक्र मुझे नहीं करनी थी। उस भले सार्जेंट मेजर ने जो राइफल मेरे लिए चुनी थी एकदम सटीक निशाने वाली थी। हालांकि भारी गोली दागने वाली 450 मार्टिनी राइफल किसी लड़के को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत माकूल बंदूक तो नहीं थी, लेकिन मेरा काम इससे बड़े मजे में चल गया। तीर कमान लेकर मैं गुलेल के मुकाबले जंगल में ज्यादा भीतर तक जा सकता था। भरतल बंदूक लेकर तीर कमान के मुकाबले और ज्यादा भीतर तक मेरी पैठ हो गई थी। और अब राइफल हाथ में आने के बाद पूरा जंगल जैसे कि मेरा घर हो गया था और जहां मेरी मर्जी हो वहां पर मैं मजे से जा सकता था। डर वो चीज है जो जानवरों की सुनने, देखने, समझने और महसूस करने की ताकत को बढ़ाता है और उन्हें पूरे वक्त भागने को तैयार रखता है। यही डर उनकी जिंदगी में जीने की कशिश भी पैदा करता है। और डर का इंसान पर भी वही असर होता है जो होता है जानवरों पर। डर ने ही मुझे जंगल में बेआवाज चलना सिखाया था। डर ने ही मुझे पेड़ पर चढ़ना सिखाया था और आवाज की ठीक ठीक जगह का अंदाजा लगाना सिखाया था। अब जगह के बीचों बीच तक पहुंचने और कुदरत की बेहतरीन नियामतों का मजा लेने के लिए भी जरूरी था कि मैं अपनी आंखों का इस्तेमाल करना सीखूं और ये सीखूं कि राइफल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इंसान की नज़र का दायरा 180 डिग्री का होता है और जब आप ऐसे जंगल में हो जहां आपका वास्ता किसी भी वक्त जहरीले सांप सहित किसी भी प्राणी से हो सकता है, तो यह जरूरी है कि आप अपनी आंखों को इस तरीके की ट्रेनिंग दें कि आपको 180 डिग्री के दायरे में हर चीज, हर हरकत दिखे। आंखों के ठीक सामने होने वाली हलचल या हरकत को देख लेना और जरूरत पड़ने पर उससे निपट लेना आसान होता है, लेकिन आंख की कोर से दिखने वाली हरकत साफ नहीं होती और ठीक से पहचान में भी नहीं आती। और जो चीज ठीक से पहचान में ना आए वो बेहद खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए हमें ऐसी चीज से ज्यादा डरना चाहिए। जंगल में कोई भी प्राणी सोच समझकर, जानबूझकर आपको नुकसान करने के लिए नहीं बैठा होता, लेकिन हालात कई बार किसी प्राणी को हमला करने के लिए उकसा सकते हैं और सिर्फ इसी तरह के अनायास होने वाले हादसों में अपनी जान बचाने के लिए आंखों की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार मैंने एक पेड़ की कोटर में से कोबरे की लपलपाती 2 फाक जीभ देखी और एक दूसरे मौके पर झाड़ी के पीछे छिपे जख्मी तेंदुए की दुम का हिलता हुआ सिरा देखा। इन चीज़ों ने ही मुझे इस बात से आगाह किया कि कोबरा मुझे डसने को उतावला बैठा था और तेंदुआ मुझ पर छलांग लगाने ही वाला था। इन दोनों मौक़ों पर मैं नाक की सीध में देखता हुआ चल रहा था और इन दोनों खतरनाक प्राणियों की हरकतें मुझे अपनी आंख के किनारे से दिखाई दी थी। भरतल बंदूक ने मुझे अच्छे से सिखा दिया था कि गोली बारूद की बचत कैसे की जाती है। अब मेरे पास राइफल थी और मुझे यह लगने लगा कि किसी एक जगह खड़े टारगेट पर प्रैक्टिस करना गोलियों की बर्बादी करना ही होगा। इसलिए मैंने मोरों और जंगली मुर्गों पर प्रैक्टिस शुरू कर दी। मुझे सिर्फ एक ही मामला याद आता है जब मेरी गोली से एक परिंदा टेबल पर परोसने लायक हालत में नहीं बचा था। किसी परिंदे का पीछे करके उसे गोली मारने में लगने वाले वक्त से मुझे कभी शिकायत नहीं रही। इस काम में होने वाली मेहनत से भी मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने निशाना लगाने में काफ़ी बारीकी हासिल कर ली। जब किसी परिंदे या जानवर के शरीर में अपनी मनचाही जगह पर 450 नंबर की अपनी भारी बुलेट उतारने की काबिलियत मुझ में आ गई तो मुझे अपने अंदर इतना भरोसा पैदा हो गया कि मैं जंगल के उन हिस्सों में भी शिकार खेल सकता हूं जहां जाने से पहले मेरी रूह कांपती थी। ऐसा ही एक हिस्सा था जिसे हमारे परिवार में सब लोग फार्म यार्ड कहते थे। इस इलाके में पेड़ों और झाड़ियों के घने झुरमुट थे और जंगल के इस हिस्से के बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ पर जंगली मुर्गे और शेरों की बहुतायत है। बहुतायत यानी कि इफरात कहना
इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं है, क्योंकि मैंने जिंदगी भर जंगली मुर्गे इतने कहीं नहीं देखे जितने उन दिनों में मैंने फार्म यार्ड में देखे थे। कोटा से कालाडूंगी जाने वाली सड़क कुछ दूरी तक इसी फार्म यार्ड से होकर गुजरती है, और ये वही सड़क है जिस पर कुछ बरस बाद बूढ़े डाकिये ने पवलगढ़ के कुंवारे के पैरों के निशान देखे थे और मुझे यह बात बताई थी, यानी कि बैचलर ऑफ पवलगढ़। अपने तीर कमान और भड़तल बंदूकों वाले दिनों में मैं फार्म यार्ड के इर्द गिर्द से निकल जाया करता था, लेकिन जब तक मैं 450 मार्टिनी से लैस नहीं हो गया था तब तक झाड़ झंकाड़ वाले इस घने जंगल में घुसने और भीतर शिकार खोजने की हिम्मत मैं जुटा नहीं पाया था। इस जंगल के बीच से एक गहरी खाई गुजरती है, और एक दिन घर में पकाने के लिए जंगली मुर्गे या गांव वालों के लिए एक सुअर मार गिराने के इरादे से मैं इसी खाई में आगे बढ़ रहा था कि तभी मुझे सूखी पत्तियां कुरेदे जाने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ मुझे अपनी दाईं तरफ से सुनाई दी थी। खाई में एक चट्टान पर चढ़कर मैं बैठ गया और खाई के किनारे की तरफ धीरे धीरे अपना सर उठाते हुए मैंने देखा कि कोई 20 या 30 जंगली मुर्गे कीड़े चुगते हुए मेरी तरफ चले आ रहे हैं। सबसे आगे एक भरा पूरा मुर्गा चल रहा था। मैंने इसी मुर्गे को अपना निशाना बनाने के लिए चुना। ट्रिगर पर उंगली रखे मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि मुर्गा किसी पेड़ की सीध में आ जाए। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने कभी किसी परिंदे पर तब तक गोली नहीं चलाई है जब तक कि गोली को झेलने के लिए उसके पीछे कोई ठोस चीज ना हो जिसमें जाकर बुलेट समा जाए। जब मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था तभी मुझे किसी भारी जानवर के आने की आहट खाई की बाईं तरफ से आई। अपना सर घुमाते ही मुझे एक बड़ा सा तेंदुआ दिखाई दिया जो सीधे कुलाचे भरता हुआ मेरी तरफ आ रहा था, पहाड़ी की ढलान से सीधे मेरी तरफ। कोटा जाने वाली सड़क वहां से सीधे पहाड़ी पर होकर जाती थी, मुझसे कोई 200 गज ऊपर से। जाहिर है कि तेंदुए को सड़क पर कुछ ऐसा दिखा था जिससे वो डर गया था, और अब वो जल्दी से जल्दी किसी ऐसी जगह पर पहुंचना चाह रहा था जहां पर वो हिफाजत महसूस कर सके। जंगली मुर्गों ने भी तेंदुए को देख लिया था और जोरों से पंख फड़फड़ाते हुए आधे हवा में तो आधे जमीन पर भागे। मैंने चट्टान पर घूमकर अपनी पोजीशन बदली। अब मैं तेंदुए के ठीक आमने सामने हो गया था। वहां फैली आपाधापी में मेरे हिलने डुलने से तेंदुआ देख पाने में नाकामयाब रहा और सीधे मेरी तरफ चला आया। दौड़ते दौड़ते वो खाई के किनारे पर ही आकर रुका। यहाँ पर खाई करीब 15 फीट चौड़ी थी और इसका बायां किनारा 12 फुट ऊंचा और दायां किनारा 8 फुट ऊंचा था। दाएं किनारे के नज़दीक किनारे से 2 फुट नीचे वो चट्टान थी जिस पर मैं बैठा था, इसलिए तेंदुआ मुझसे कुछ ऊपर था। जब तेंदुआ खाई के किनारे पर आकर रुका तो उसने मुड़कर पीछे देखा जहां से वो आया था। उसके ऐसा करने से मुझे इतना मौका मिल गया कि मैं अपनी राइफल सीधी करके कंधे पर लगा लूं, बगैर तेंदुए की निगाह में आए। बहुत ध्यान से तेंदुए की छाती का निशाना लेकर मैंने ट्रिगर ठीक उस वक्त दबा दिया जब वो अपना सिर वापस मेरी दिशा में देखने के लिए घुमा रहा था। कारतूस में भरे काले बारूद से धुएं का एक बादल निकला और मेरी आंखों के सामने छा गया। कुछ देर के लिए मुझे दिखना बंद हो गया, लेकिन अपने सिर के ऊपर से उड़ते हुए तेंदुए की हल्की सी झलक मुझे दिखाई दे गई। मेरी चट्टान पर और मेरे कपड़ों पर खून की फुहार छोड़ता हुआ तेंदुआ मेरे पीछे खाई के किनारे जा गिरा। मुझे अपनी राइफल पर पूरा भरोसा था और मुझे इस बात पर भी पूरा भरोसा था कि मैं ठीक उस जगह पर गोली उतार सकता हूं जहां पर मैं उतारना चाहूं। मुझे पूरा भरोसा था कि तेंदुए को एक झटके में ही मार गिराऊंगा, लेकिन यह देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं तेंदुए को सिर्फ जख्मी ही कर पाया था। यह तय था कि तेंदुए को जख्म गहरा लगा है। यह बात मुझे उसका खून देखकर समझ में आ रही थी, लेकिन जब तक मुझे इतना तजुर्बा नहीं था कि जख्म की पोजीशन और खून देखकर मैं ये बता सकूं कि जख्म जानलेवा साबित होगा या नहीं। मुझे इस बात की फिक्र थी कि यदि मैंने तुरंत उसका पीछा नहीं किया तो वो ऐसे झुरमुट में जाके छिप जाएगा जहां उसे ढूंढ पाना मेरे लिए नामुमकिन होगा। ये सोचकर मैंने अपनी राइफल दोबारा लोड की, कूदकर चट्टान के किनारे पर आ गया और खून की बूंदों के जरिए तेंदुए का पीछा करने लगा। 100 गज तक जमीन समतल थी, यहाँ वहाँ पेड़ और झाड़ियाँ थी और उससे आगे एकदम तीखी ढलान थी और 50 गज बाद फिर समतल जमीन शुरू हो जाती थी। इस पहाड़ी ढलान पर बहुत सी झाड़ियाँ, बड़ी बड़ी चट्टानें थीं
जिनमें से किसी के भी पीछे तेंदुआ छिप सकता था। पूरी एहतियात बरतते हुए, जमीन के एक एक इंच का जायजा लेते हुए मैं धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। अभी मैंने ढलान आधी ही पार की थी। करीब 20 फुट दूर एक चट्टान के पीछे से झांकती हुई तेंदुए की पूंछ और उसके पिछले पैर का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दिखाई दिया। मुझे ये पता नहीं था कि तेंदुआ जिंदा है या मरा हुआ। यही सोचते हुए मैं वहां कुछ देर पत्थर की मूरत बना हुआ खड़ा रहा। इतने में तेंदुए का पांव चट्टान के पीछे से गायब हो गया, लेकिन पूंछ दिखती रही। तेंदुआ जिंदा था। अब उसे फिर से निशाना बनाने के लिए मुझे या तो दाईं तरफ से जाना था या फिर जाना था बाईं तरफ से। एक गोली उसके शरीर में मैं पहले ही उतार चुका था। तेंदुआ अभी मरा नहीं था, इसलिए मैंने अब तेंदुए के सिर को निशाना बनाने का फैसला किया। इंच इंच सरकते हुए मैं बाईं तरफ बढ़ा और जब तक उसका सिर मुझे नजर नहीं आया मैं आगे बढ़ता रहा। तेंदुए की पीठ चट्टान की तरफ थी और वो मेरी तरफ देख नहीं रहा था। मैंने उसे जरा सी भी आहट नहीं होने दी, लेकिन तेंदुए को किसी तरह मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखने के लिए अपना सर घुमाया तो मैंने एक गोली उसके कान में उतार दी। तेंदुआ मुझसे दूर नहीं था और मैंने अपना वक्त लेते हुए तसल्ली से निशाना लगाया था। मुझे अब पता था कि तेंदुआ मर चुका है, लिहाजा मैं आगे बढ़ा और पूंछ पकड़कर तेंदुए को खून के उस जोहड़ से बाहर खींच लिया। उस वक्त वहां खड़े होकर अपने मारे पहले तेंदुए को देखते हुए मैं क्या महसूस कर रहा था, इस बात का बयान कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जिस पल मैंने उसे पहाड़ी के नीचे दौड़ते हुए देखा था और जब तक मैंने उसे खून के जोहड़ से खींचकर बाहर नहीं निकाल दिया था, तब तक मेरे हाथ सधे हुए थे, लेकिन अब सिर्फ मेरे हाथ ही नहीं बल्कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। ये कपकपाहट इस ख्याल से पैदा हो रही थी कि यदि तेंदुआ मेरे पीछे गिरने के बजाय मेरे सर पर ही आके गिर गया होता तो क्या हुआ होता। इस कपकपाहट को बढ़ाने में यह खुशी भी शामिल थी कि मैंने इतना खूबसूरत जानवर मार गिराया है। लेकिन जो बात मेरी कपकपाहट को सबसे ज्यादा बढ़ा रही थी वो ये सोचकर कि जब ये शानदार खबर मैं अपने घर के लोगों को दूंगा तो वे उतनी ही खुशी और गर्व महसूस करेंगे जितना मैं खुद इस वक्त महसूस कर रहा था। मैं खुशी से चीख सकता था, चिल्ला सकता था, नाच सकता था, गा सकता था, वो भी एक साथ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। मैं सिर्फ खड़ा रहा, कपकपाता रहा, क्योंकि मैं जो भी कुछ महसूस कर रहा था वो इतनी शिद्दत से महसूस कर रहा था कि उसका इजहार जंगल में नहीं हो सकता था और दूसरों से बातचीत करके ही मैं कुछ हल्का महसूस कर सकता था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तेंदुआ कितना भारी होता है, लेकिन मैं तेंदुए को घर ले जाने के लिए कमर कसे हुए था। इसलिए मैंने अपनी राइफल वही जमीन पर रखी, दौड़कर खाई में गया और एक लंबी सी बेल को तोड़कर लाया। मैंने तेंदुए के चारों पैर आपस में बांध दिए और खुद जमीन पर बैठकर उसके बंधे हुए पैरों को अपने कंधे पर टिका लिया। लेकिन मैं खड़ा नहीं हो सका। अब मैं तेंदुए को घसीटकर चट्टान पर ले आया और खड़े खड़े ही उसे अपने कंधे पर लादने की कोशिश करने लगा, लेकिन तेंदुए को ढोना मेरे बस के बाहर था। जब यह तय हो गया कि तेंदुए को वहीं छोड़ना होगा तो मैंने जल्दी जल्दी कुछ टहनियाँ तोड़ी, तेंदुए को उनसे ढका और अपने घर की तरफ 3 मील लंबी दौड़ लगा दी। घर में जब लोगों ने मेरे हाथों तेंदुए के मारे जाने की खबर सुनी तो एकदम खुशी का माहौल छा गया और कुछ ही मिनटों में मैगी और मैं 2 हट्टे कट्टे नौकरों के साथ वापस फार्म यार्ड की तरफ वापस जा रहे थे, मेरा पहला तेंदुआ लाने। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि कुदरत नौसिखियों को उनकी गलतियों की इस ढंग से सजा नहीं देती कि जितनी बड़ी गलती हो उतनी बड़ी सजा भी हो। यदि ऐसा नहीं होता तो तेंदुए के साथ मेरी पहली मुठभेड़ मेरी आखिरी मुठभेड़ साबित होती, क्योंकि मेरी गलती यह थी कि अपने पहले तेंदुए पर गोली मैंने तब चलाई जब वो मुझसे ऊपर की तरफ था और मैं उसकी छलांग की जद में। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि तेंदुए को एक ही गोली में ठिकाना लगाने के लिए गोली कहाँ पर मारी जानी चाहिए। उस दिन तक मेरे खाते में कुल जमा 1 चीतल जो मैंने भरतल बंदूक से मारा था और 3 सुअर और 1 काकड़ था जिन्हें मैंने अपनी 450 राइफल से मारा था। सुअर और काकड़ जिस ढंग से छाती में गोली खाकर आसानी से मारे गए थे, उस वजह से ही मैंने गलती की थी। ये तो मैंने बाद में जाना कि तेंदुए को भी
एक ही गोली में मारा जा सकता है, लेकिन यह बड़ा मुश्किल है कि छाती में एक गोली खाकर तेंदुआ तुरंत मर जाए। जब तेंदुए को शरीर में गोली इस तरह से लगे कि वो ना तो तुरंत मरे और ना ही तुरंत अपाहिज हो जाए, तो तेंदुआ गुस्से में जोर से छलांग भरता है। और हालांकि गोली खाकर तेंदुआ तुरंत ही जानबूझकर हमला नहीं करता, लेकिन इस बात का खतरा हमेशा मौजूद रहता है कि गलती से ही सही कहीं शिकारी उसकी छलांग की चपेट में ना आ जाए। खास तौर पर ऐसा तब होता है जब तेंदुआ शिकारी से ऊपर हो और शिकारी उसकी छलांग की जद में हो। ये खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब तेंदुए को शिकारी की पोजीशन पता ना हो। उस दिन तेंदुआ मेरे सिर के ऊपर से छलांग लगाता हुआ मेरे पीछे खाई के किनारे पर गिरा, और यह मेरी खुशकिस्मती ही थी कि वो मेरे सिर पर आकर नहीं गिरा। तेंदुए को तो यह मालूम नहीं था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, इस वजह से वो गलती से मुझसे टकरा सकता था, और उसका मुझसे यूं आ टकराना उतना ही खतरनाक होता जितना कि जानबूझकर किया गया हमला। तेंदुए के मामले में छाती का निशाना कितना गैर भरोसेमंद हो सकता है, ये बताने के लिए मैं आपको तेंदुए का एक और वाकया बताता हूँ जिसमें मैंने तेंदुए की छाती में गोली मारी थी। मंगोलिया खट्टा के नज़दीक एक मवेशी खाने में मैगी और मैं सर्दियों के मौसम में रुके हुए थे। काला डूंगी में घास की कमी होने पर हमारे गांव के मवेशियों को चरने के लिए यहाँ पर भेज दिया जाता था। एक सुबह जब हम नाश्ता कर रहे थे तो हमें चीतलों के एक झुंड के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ से यह साफ जाहिर हो रहा था कि किसी तेंदुए ने उस झुंड के एक चीतल को अपना शिकार बना लिया है। मंगोलिया खट्टा में एक खास वजह से आया था, और वो वजह यह थी कि एक तेंदुआ बड़ी तादाद में हमारी गायों को अपना शिकार बना रहा था, और अब मुझे लगा कि उस तेंदुए को अपना निशाना बनाने का यह अच्छा मौका है। मैगी को वही नाश्ता करते हुए छोड़कर मैंने अपनी .275 राइफल उठाई और तहकीकात पर निकल पड़ा। चीतलों की आवाज़ हमें पश्चिम की तरफ 400 गज दूर से आ रही थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे लंबा चक्कर काटकर जाना पड़ता, क्योंकि यहाँ बीच में घनी झाड़ियां और दलदली मैदान था। आवाज़ लगाते हुए चीतलों तक दक्षिण की तरफ से मैं पहुंचा। हवा सामने की तरफ से आ रही थी। मुझे अपने सामने जली हुई घास वाले एक मैदानी टुकड़े पर करीब 50 नर और मादा चीतल खड़े हुए दिखाई दिए। सभी चीतल झाड़ियों की दिशा में देख रहे थे। खुले मैदान और झाड़ियों के बीच दलदली जमीन पर घास की 200 गज लंबी चौड़ी पट्टी थी। मुझे 60 गज दूर एक तेंदुआ एक नर को घास की पट्टी की तरफ घसीट कर ले जाने की कोशिश में जुटा हुआ दिखाई दिया। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं तेंदुए के नज़दीक जा पाऊं, क्योंकि ऐसा करने से चीतलों का झुंड मुझे देख लेता और तेंदुए को मेरी मौजूदगी की चेतावनी दे देता। लिहाजा मैं अपनी राइफल सीधी करके वहीं बैठ गया और इस बात का इंतजार करने लगा कि तेंदुआ मुझे कब गोली चलाने का मौका देता है। ये नर चीतल काफी बड़ा था और उबड़ खाबड़ जमीन पर इसे घसीटने में तेंदुए को खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी। चीतल को घसीटते घसीटते तेंदुआ रुका। अपने मुंह में दबे चीतल को उसने छोड़ा और मेरी तरफ मुंह करके सीधा खड़ा हो गया। तेंदुए की सफेद छाती पर बनी काले रंग की छींट निशाना लगाने के लिए बढ़िया टारगेट साबित होती है, वो भी खास तौर पर जब आपकी बंदूक एकदम सटीक हो और दूरी 60 गज हो। ट्रिगर दबाने के साथ ही मुझे यह भरोसा हो गया कि मैंने अपनी गोली तेंदुए के शरीर में ऐन वहीं पर उतारी है जहां पर मैं उतारना चाहता था। मेरी गोली खाकर तेंदुआ हवा में उछला और धम्म से चारों पैरों के बल जमीन पर आ गिरा। फिर सीधे घास की पट्टी में जा घुसा। जहां तेंदुआ पहले खड़ा था वहां जाकर मैंने पाया कि वहां से खून की लकीर शुरू होकर कमर तक ऊंची घास में जाकर गुम गई थी। एक नज़दीकी पेड़ से कुछ टहनियां तोड़कर मैंने चीतल को अच्छे से ढक दिया ताकि गिद्ध उसे चट न कर जाए। इस नर चीतल के ताजे उगे सींग अभी मखमली थे और ये कद्दावर चीतल भरपूर जवानी के दौर में था। मुझे मालूम था कि इतना बढ़िया चीतल पाकर मेरे आदमी बड़े खुश होंगे, इसलिए इसे गिद्धों की निगाह से बचाना बहुत ज़रूरी था। अपने कैंप में लौटकर मैंने अपना अधूरा नाश्ता पूरा किया और अपने 4 आदमियों को लेकर चीतल को लेने के लिए और जख्मी तेंदुए का निपटारा करने के लिए निकल पड़ा। जब हम उस जगह पर पहुंचे जहां से मैंने गोली चलाई थी, तो मेरे साथ चल रहे आदमियों ने मुझे कंधे पर छूकर उस तरफ इशारा किया जहां जली हुई घास खत्म होती थी और घास की पट्टी शुरू होती थी। मुझे थोड़ी देर में समझ में आ गया कि वो मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था।
250 गज की दूरी पर एक तेंदुआ खड़ा था घास की पट्टी के छोर पर। हमारे आदमी जब हमारे साथ कैंप में होते थे तो किसी भी काम के लिए दी जाने वाली उजरत लेने से सख्ती से इनकार कर देते थे, लेकिन जंगल में जब हम साथ साथ शिकार करने जाते थे और निशाना बनाने लायक जानवर सबसे पहले कौन देखता है, इस बात का मुकाबला होता था। और मेरे हारने पर मुझसे शर्त का 1 रुपया जीत लेने में उन्हें बड़ी खुशी होती थी। मैंने शर्त की रकम उन दोनों आदमियों को चुका दी जिन्होंने एक साथ तेंदुए को देखने का दावा किया था। अब मैंने उन दोनों को वहीं के वहीं बैठ जाने को कहा, क्योंकि तेंदुए ने अब तक घूमकर हमारी तरफ चलना शुरू कर दिया था। खासे जाहिरा तौर पर यह तेंदुआ मेरे हाथों जख्मी हुए तेंदुए का साथी था और इस जगह की तरफ यह जानने के लिए खिंचा चला आ रहा था कि उसके साथी ने क्या मारा है। थोड़ी देर पहले नाश्ता करते वक्त मैं भी ठीक इसी तरह यही सोचकर यहाँ पर खिंचा चला आया था। हमसे 100 गज दूर खुले मैदान में घास का एक छोटा सा टुकड़ा फैला हुआ था। यहाँ से तेंदुए को मरा हुआ चीतल दिख सकता था। तेंदुआ यहाँ पहुंचकर कई मिनट तक खड़ा रहा। यहाँ से मैं बड़े मजे से इसकी छाती में गोली मार सकता था, लेकिन छाती में जख्म खाया हुआ एक तेंदुआ पहले से ही मेरे जिम्मे था, इसलिए मैंने गोली नहीं चलाई। टहनियों से ढके चीतल को देखकर तेंदुआ शक में पड़ गया। बहरहाल चारों तरफ बड़ी होशियारी से देखने के बाद पूरी एहतियात से तेंदुआ चीतल की तरफ बढ़ा। ऐसा करने में तेंदुए का शरीर पूरी चौड़ाई में मेरे सामने था और मैंने उसके बाएं कंधे के 1-2 इंच पीछे का निशाना लेकर गोली चला दी। गोली खाकर तेंदुआ गिरा, फिर नहीं हिला। मैंने नजदीक जाकर देखा, तेंदुआ मर चुका था। अपने आदमियों को मैंने कहा कि अपने साथ लाए बांस पर तेंदुए की टांगा टोली करके कैंप ले जाएं और फिर वापस लौटकर चीतल को ले जाएं। उन्हें बताकर मैं चल पड़ा। कमर तक ऊंची घास में एक जख्मी तेंदुए का पीछा करके उसे ठिकाने लगाने का खतरनाक काम जो बचा हुआ था उसे मुझे पूरा करना था। किसी भी जानवर को किसी भी कीमत पर जख्मी हालत में ढूंढ निकालने और मारने का कानून हालांकि कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन हर शिकारी इस कानून को मानता है। जहां तक मांसाहारी जानवरों का सवाल है, इस काम को पूरा करने में हर शिकारी अपना तरीका अपनाता है। जिन शिकारियों के पास हाथी की सहूलियत होती है उनके लिए काम आसान होता है, लेकिन मेरे जैसे शिकारियों को जिन्हें काम पैदल चलकर करना होता है, अपने माफिक आने वाले तरीके खुद ढूंढने होते हैं। फिर वो अपने अपने तरीकों से जख्मी मांसाहारी जानवरों को उनकी तकलीफ से निजात दिलाते हैं। जख्मी जानवर को ढूंढने में शिकारी को अपनी हिफाजत का पक्का इंतजाम रखना चाहिए। जंगल में आग लगाकर जख्मी जानवर को ढूंढने का तरीका न सिर्फ जालिम है बल्कि बर्बादी करने वाला भी है, क्योंकि जख्मी जानवर यदि भागने की हालत में है तो वो भाग निकलेगा और उसकी लाश बरामद होगी कई दिनों या कई हफ्तों के बाद। यदि जानवर बहुत ज़्यादा जख्मी है और भागने की हालात में नहीं है तो फिर वो आग में जिंदा जलकर ही मर जाएगा। ऊंची घास में खून की लकीर के सहारे किसी मांसाहारी जानवर की तलाश करने में शिकारी की अपनी हिफाजत की कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे मामलों में जो तरीका मैं इस्तेमाल करता था वो ये था कि खून के निशानों को अनदेखा करके इंच दर इंच उस तरफ बढ़ता था जिस तरफ जख्मी जानवर गया हो। ऐसा करते वक्त मैं सब तरफ की खैरियत मनाते हुए बुरे से बुरे अंजाम के लिए तैयार रहता था। हालांकि हल्की सी आहट सुनकर भी जख्मी जानवर या तो हमला करता है या फिर उसकी बेहद मामूली हरकत भी उसकी छिपने की जगह की चुगली कर देती है। यदि आप पर हमला नहीं होता और उसके छिपने की जगह का अंदाजा आपको उसके हिलने डुलने की आवाज़ से हो जाता है तो फिर बाकी का काम आसान होता है। जख्मी जानवर की तरफ आप पत्थर, लकड़ी का टुकड़ा या फिर अपना हैट फेंक दीजिए। जैसे ही वो अपनी तरफ फेंकी गई किसी चीज़ पर हमला बोले, आप जानवर को निपटा सकते हैं। यह तरीका तभी अपनाया जा सकता है जब हवा की वजह से घास में सरसराहट पैदा ना हो रही हो और शिकारी को नज़दीक से शिकार करने का तजुर्बा जरूर हो। वजह यह है कि हालांकि जख्मी मांसाहारी जानवर थोड़ी सी छेड़छाड़ होने पर भी भारी आवाज़ करता है, लेकिन ऐसी हालत में वो पूरी एहतियात से ज़मीन से चिपक कर चलता है और शिकारी को वो आमतौर पर तभी दिखाई देता है जब वो एकदम सिर के ऊपर आकर खड़ा हो जाए। उस दिन मंगोलिया खट्टा में जरा भी हवा नहीं चल रही थी और अपने आदमियों को छोड़ने के बाद जली घास वाले मैदान पर खून की बूंदों का पीछा करते हुए मैं वहां पहुंचा जहां से जख्मी तेंदुआ घास में घुसा था। मैंने इस बात की तसल्ली करने के बाद कि मेरी राइफल भरी हुई है और ठीक से काम कर रही है, मैंने पूरी एहतियात से घास में कदम रखा। घास में मैंने अभी कदम रखा ही था कि मुझे अपने पीछे से
सीटी की आवाज़ सुनाई दी और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे आदमी मुझे इशारा करके वापस बुला रहे थे। और जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे तेंदुए की लाश में गोलियों से बने हुए 3 निशान दिखाए। तेंदुए को बांस पर बांधते वक्त उन्होंने निशान देखे थे। बुलेट का एक छेद उसके बाएं कंधे के पीछे था और तेंदुए की मौत इसी गोली से हुई थी। दूसरा छेद उसकी छाती के बीचों बीच था और तीसरा, जो कि गोली के आर पार होने से बना था, उसकी दुम की जड़ से 2 इंच दूर था। बहुत अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि चीतल के पास लौट आने की बहुत बड़ी वजह तेंदुए के पास थी। और जब यह वजह मुझे समझ में आई तो पछतावे और करुणा से मेरा दिल भर आया। तेंदुए के बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही छोटी मोटी चिड़िया, छोटे बड़े चूहे और मेढक पकड़कर अपना पेट भरना सीख लेते हैं। मैं यह सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ कि इस मादा तेंदुए के बच्चे कम से कम इस तरीके से अपना पेट भरने लायक रहे होंगे, क्योंकि उनकी बहादुर माँ ने जख्मी होने के बावजूद अपनी जान का खतरा मोल लिया था और वापस अपने मारे हुए चीतल पर इसलिए आई थी कि वो अपने नन्हे मुन्नों को कुछ खाने को दे सके। मुझे और भी अफसोस इसलिए है कि उन बच्चों को परवरिश के लिए ढूंढ निकालने की मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। आपको ध्यान देना होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जख्मी तेंदुए का पीछा करते हुए घास में घुसने के पहले मैंने इस बात की तसल्ली कर ली थी कि मेरी राइफल भरी हुई है और ठीक चल रही है। मेरी ये बात बहुत से शिकारियों को अजीब सी लग सकती है, क्योंकि यह तसल्ली करने के मिनट भर पहले ही तो मैं अपना निशाना बने तेंदुए के करीब ये देखने के लिए पहुंचा था कि वो मरा है या जिंदा है। ये काम हाथ में खाली राइफल लिए मैं नहीं कर सकता था। जाहिर है कि राइफल भरी हुई थी, लेकिन यदि यह जाहिर है तो मुझे राइफल भरी होने की फिर से तसल्ली करने की क्या जरूरत थी। मैं बताता हूं कि ऐसा मैंने क्यों किया। सिर्फ इसी मौके पर नहीं, बल्कि हर ऐसे मौके पर जब भी मेरी जिंदगी और मौत का फैसला इस बात पर होना हो कि मेरी राइफल भरी है खाली, अपनी खुशकिस्मती से राइफल भरी होने की तसल्ली करने का सबक मैंने अपनी नौजवानी के शुरुआत में ही सीख लिया था। और इसी सबक का नतीजा है कि आपको यह सब बताने के लिए मैं जिंदा हूं। मोकामा घाट में काम शुरू करने के कुछ ही दिनों के बाद, जिसके बारे में मैंने अपनी किताब माई इंडिया में बताया है, मैंने अपने 2 दोस्तों सिल्वर और मान को कालाडुंगी में शिकार खेलने की दावत दी। जिस दिन वो आए, अगले दिन सुबह मैं उन्हें हल्द्वानी रोड पर 2 मील आगे तक ले गया। यहाँ पहुंचने पर मैंने एक तेंदुए के हाथों चीतल के मारे जाने की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ें सड़क के दाईं तरफ से आ रही थी। मुझे मालूम था कि इन दोनों में से कोई भी तेंदुए का पीछा करके उसका शिकार नहीं कर सकता, इसलिए मैंने किसी एक को तेंदुए का शिकार हुए चीतल के नज़दीक किसी पेड़ पर बैठाने का फैसला किया। पेड़ पर कौन बैठेगा, सिक्का उछालकर इस फैसले का जिम्मा मैंने उन्हीं पर छोड़ दिया। सिल्वर .500 डबल बैरल राइफल किसी की मांग कर लाया था और मान के पास 400 बोर की सिंगल बैरल राइफल थी। मैं .275 की ऐसी राइफल से लैस था जिनकी गोलियां मैगजीन में भरी जाती थी। सिल्वर उम्र में कुछ बरस बड़ा था और बेहतर ढंग से हथियारबंद भी था। ये देखते हुए मान खिलाड़ी भावना से खुद ही पीछे हट गया था। ये तय होने के बाद हम तीनों तेंदुए के शिकार यानी चीतल की तलाश में चल पड़े। यह शानदार नर चीतल जब हमें मिला तो उसमें कुछ हरकत बाकी थी। सिल्वर के लिए पेड़ तलाशने के बाद पेड़ पर चढ़ने में उसकी मदद के लिए मान को वहीं पर छोड़कर मैंने तेंदुए को वहां से कुछ दूर खदेड़ दिया ताकि वो सिल्वर को पेड़ पर चढ़ते हुए ना देख सके। तेंदुआ बहुत भूखा था और वहां से टलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन किसी तरह उसके सामने तरह तरह की हरकतें कर मैंने उसे दूर खदेड़ दिया और मैं वापस चीतल के पास आ गया। सिल्वर आज के पहले कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा था, इसलिए वो काफी नाखुश लग रहा था। मैंने उसे बताया कि यह तेंदुआ काफी बड़ा नर है और इसे मारने में पूरी होशियारी बरतनी होगी। मुझे पता नहीं कि मेरी बात सुनकर सिल्वर खुश हुआ कि नहीं। बहरहाल सिल्वर को मैंने ये बताया कि उसे 5 मिनट से ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ये कहकर मान को अपने साथ लिए मैं वहां से चला आया। चीतल की लाश से 100 गज दूर एक फायर ट्रैक था जो हल्द्वानी रोड से आकर मिलता था। इसी पगडंडी पर चलते हुए हम थोड़ा ही आगे आए थे कि सिल्वर ने एक के बाद एक 2 गोलियां चलाईं। गोलियों की आवाज़ सुनकर तुरंत वापस चलने के लिए जैसे ही हम पलटे तो हमें छलांग मारकर पगडंडी पार करता हुआ तेंदुआ दिखा। सिल्वर को यह पता नहीं था कि उसकी गोली तेंदुए को लगी या नहीं, लेकिन जब हम उस जगह पर पहुंचे जहां से तेंदुए ने पगडंडी पार की थी तो वहां पर हमें खून की लकीर दिखाई दी। अपने साथियों को वहीं पगडंडी पर बैठने और अपना इंतजार करने के लिए
कहकर मैं अकेला तेंदुए को तलाशने और उसे ठिकाने लगाने निकल पड़ा। मेरे अकेले जाने में कोई हीरो बनने वाली बात नहीं थी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ऐसे मामले में आपको बहुत ज़्यादा चौकसी रखनी पड़ती है और अपना पूरा ध्यान सिर्फ इसी बात पर लगाए रहना होता है कि यदि आपके साथ दूसरे लोग हों और आपकी उंगली चढ़ी हुई बंदूक के ट्रिगर पर कसी हुई हो तो अपना ध्यान सिर्फ तेंदुए की तरफ लगाए रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से सिल्वर आ गया। उसने मेरे साथ चलने की पेशकश की। मैंने उसकी पेशकश मंजूर नहीं की तो वो मेरे पीछे पड़ गया कि कम से कम मैं उसकी राइफल तो ले ही जाऊं। उसका कहना था यदि तेंदुए ने मुझ पर हमला बोला और मैं अपनी राइफल हल्की होने की वजह से खुद की हिफाजत नहीं कर पाया तो सिल्वर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। लिहाजा सिल्वर का मन रखने के लिए मैंने उसकी भारी राइफल ले ली और अपनी राइफल उसे दे दी। जब सिल्वर वापस पगडंडी पर पहुंच गया तो मैं फिर आगे चल पड़ा, लेकिन चलने के पहले मैंने बंदूक का तोड़ खोला और इस बात की तसल्ली कर ली कि उसके दोनों चैम्बरों में गोलियां मौजूद हैं। आगे 100 गज तक पेड़ कुछ कम थे और उसके बाद खून की लकीर घने जंगल में चली गई थी। जैसे ही मैं इस घने जंगल के किनारे पहुंचा, मुझे अपने सामने की तरफ तेंदुए के चलने की आवाज़ सुनाई दी। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तेंदुआ मुझ पर हमला करने ही वाला है, लेकिन यह आवाज़ दोबारा नहीं आई। बहरहाल पूरी एहतियात के साथ मैं पेड़ों से ढकी इस जगह में आगे बढ़ा। 20 गज आगे मुझे वो जगह दिखाई दी जहाँ तेंदुआ भी लेटा हुआ था। जो आवाज़ मैंने सुनी थी वो उसके वहाँ से जाने की आवाज़ थी। अब मामला इतना नजाकत भरा था कि मैं फूंक फूंक कर ही कदम रख सकता था, लेकिन 150 गज आगे चलने पर खून की लकीर थोड़ी खुली जगह की तरफ जाते दिखी तो मैंने शुक्र मनाया। ये जगह मैंने तेजी से पार की और 100 गज चलने के बाद एक बड़े से हल्दू के पेड़ के पास पहुंचने पर मुझे तेंदुए की पूंछ का सिरा दिखाई दिया। ये सिरा पेड़ की दाईं तरफ को बाहर निकला था। जब तेंदुए को पता चला कि उसका पीछा किया जा रहा है तो उसने हमला करने का मन बना लिया था और जाहिरा तौर पर उसने ऐसी पोजीशन ले ली थी जो उसकी समझ में बेहतरीन थी। तेंदुआ हमला करेगा इस बारे में अब मुझे जरा भी शक नहीं था। मैंने तय किया कि तेंदुए के हमले को सामने से झेलना मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। ये सोचकर मैं पेड़ की बाईं तरफ आ गया। जैसे ही मैं तेंदुए के सामने आया, मैंने तेंदुए को जमीन पर औंधा लेटे हुए देखा। उसके पंजे सामने को फैले थे, उसकी ठुड्डी उन पर टिकी थी, उसकी आंखें खुली थी और उसके कानों के सिरे और उसकी मूछें कंपकपा रही थी। वैसे तो तेंदुए को मुझ पर तभी छलांग लगा देनी चाहिए थी जब मैं पेड़ का घेरा काटकर उसके सामने आया था, लेकिन उसने छलांग नहीं लगाई। मैंने भी गोली नहीं चलाई। मेरा इरादा एक कतई नहीं था कि कुछ फुट की दूरी से उसके सिर में गोली मारकर उसका भेजा बाहर कर दूं, बल्कि मेरा इरादा तो उसके शरीर में कहीं और गोली मारने का था ताकि सिल्वर को मिलने वाली तेंदुए की शानदार ट्रॉफी खराब ना हो। अभी मैं तेंदुए को एकटक देख ही रहा था कि मेरे देखते ही देखते उसकी पलकें बंद हो गईं। मुझे समझ में आ गया कि यह मर चुका है। इस बात पर यकीन आना मुश्किल था, लेकिन ये सच था कि तेंदुए ने मेरी निगाहों के सामने मेरे देखते देखते ही दम तोड़ा था। यह तसल्ली करने के लिए कि मैं सही हूं, मैंने खांसने की आवाज़ की, लेकिन तेंदुए ने कोई हरकत नहीं की। मैंने एक पत्थर उठाया, उसके सिर पर मारा, लेकिन तेंदुए ने कोई हरकत नहीं की। मेरी आवाज़ सुनकर सिल्वर और मान आ पहुंचे। सिल्वर को उसकी राइफल लौटाने के पहले मैंने उसका तोड़ खोला। पीतल की 2 चमकदार गोलियां उसके चैम्बरों से बाहर निकाली और ये देखकर मैं सन्ने रह गया कि दोनों गोलियां चली हुई थी। मेरे हाथ में तो सिर्फ उनके खोल थे। बहुत से शिकारी इसी वजह से मारे जा चुके हैं कि जब उन्होंने राइफल का ट्रिगर दबाया तो उनकी राइफल खाली थी। इस तेंदुए की खून की लकीर का पीछा करते वक्त घने जंगल में मेरी चाल यदि धीमी ना हुई होती तो मेरा नाम भी उन्हीं शिकारियों में जुड़ जाता। मेरी खुशकिस्मती बगैर किसी चोट या नुकसान के मैंने अपना यह सबक उस दिन सीख लिया और फिर कभी भी किसी खतरनाक जगह पर तब तक पांव नहीं रखा जब तक कि अपनी राइफल के भरे होने की तसल्ली मुझे ना हो जाए। यदि मेरे हाथ में 2 नाली राइफल है तो मैं दोनों चैम्बरों की गोलियां अदला बदली कर लेता हूं, और यदि मेरे हाथ में सिंगल बैरल राइफल है तो मैं कारतूस को बाहर निकालकर वैसे ही खाली खटका चलाकर जांच लेता हूं कि खटका आराम से चल रहा है कि नहीं, और ये देखने के बाद मैं गोली वापस चैम्बर में डाल देता हूं। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।